हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन पे आज शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। दोस्तों 5 मिनट्स का चैप्टर है, जरूर से पढ़ के जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ 3-4 पॉइंट्स पढ़ना है दोस्तों आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है तो ध्यान रखना, रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय ICAI विथ गवर्नमेंट सपोर्ट। तो याद रखना बेटा, रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय ICAI विथ गवर्नमेंट सपोर्ट, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। ये जो एस होता है वो बेसिकली 4 टॉपिक को कवर करता है, ये भी ध्यान रखना है। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। तो आपको ध्यान रहेगा बेटा ये एस का। अगर आ गया व्हाट इज एस तो बस इतने ही लिख देना, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय ICAI विद गवर्नमेंट सपोर्ट कवरिंग रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, presentation, disclosure of accounting transactions. That's it. Objective of accounting standard EIR, याद रखना EIR। E का मतलब है बेटा elimination of non comparability। दूसरा I का मतलब improve reliability, transparency and render uniform accounting policies norm। Objective EIR eliminate non comparability, improve reliability, transparency, render यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉर्म्स। बेनिफिट्स में याद रखना SMC, ऑब्जेक्टिव के बाद बेनिफिट, स्टैंडर्डाइजेशन। बहुत सारा अकाउंटिंग पॉलिसीज था, ट्रीटमेंट था, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। M का मतलब मोर डिस्क्लोजर, एस बहुत डिस्क्लोजर मांगता है सो डेट ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहे एंड कंपेरेबिलिटी। सो ऑब्जेक्टिव में EIR और बेनिफिट्स में SMC, स्टैंडर्डाइजेशन, मोर डिस्क्लोजर एंड कंपेरेबिलिटी, ध्यान रखना। एंड द लास्ट पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ एस का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है चॉइस डिफिकल्टीज। बहुत सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है, उसमें से किसी एक को सही ठहराना, बाकी सबको डैश करना, तो बहुत टफ है। तो CRD लिमिटेशंस मतलब CRD चॉइस डिफिकल्ट, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप, ये इंपॉर्टेंट है। एस कैनॉट राइट ओवर अदर लॉ, ये ओवरराइड नहीं कर सकता है दूसरे लॉ के। सो एस कैनॉट ओवरराइड लॉ। एंड डायनामिक बिजनेस चेंजेस, बेटा मॉडर्न बिजनेस डे टू डे इतना डायनामिक चेंजेस होता है, तो स्टैंडर्ड जो बना था वो शायद एप्लीकेबल ही ना होए, जो नया टाइप का कोई बिजनेस वगैरह आ जाए तो। सो ये लिमिटेशंस है। तो ये आपको बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस ऐसे याद रखना। EIR सेट SMC, EIR मतलब ऑब्जेक्टिव, इलिमिनेट, इंप्रूव, रेंडर, और SMC स्टैंडर्डाइजेशन, मोर डिस्क्लोजर, कंपेरेबिलिटी एंड बट फेसेस CRD चॉइस डिफिकल्ट, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप, ट्रू फॉल्स के लिए भी ध्यान रखना, इट कैनॉट ओवरराइड अदर लॉ, और डायनामिक बिजनेस चेंजेस में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। थोड़ा जनरल नॉलेज याद रखना, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ, उसमें से 2 एस डिलीट कर दिया गया, विड्रॉन कर दिया गया, तो टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दोस्तों। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इशू पूछा जाएगा तो 29, एप्लीकेबल 27। कौन कौन सा एस विड्रॉन, A6 डेप्रिसिएशन का था, अब PPE A10 पे ला दिया गया। A8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट का था, जो A26 में ला दिया गया। कुछ एस का नंबर्स याद रखना जो फाउंडेशन के सिलेबस से है, दैट इज A2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, A3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, A10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपके सिलेबस में, A26 गुडविल वगैरह, इंटेंजिबल एसेट्स, और A29 तो बेटा लास्ट वीडियो में प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज, कंटिजेंट एसेट्स। तो इतने एस का नाम याद रखना, और इन एस का नाम फुल फॉर्म याद रखना। इन एस इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई करके इन एस बनाया गया है, जो फाइनल्स पे मिलेगा। तो बेटा ये था आपका
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्विक रिवीजन ऑलमोस्ट 5 मिनट पे, 5-10 मिनट आप देख लेना बेटा, आपका एक 4 नंबर का चैप्टर कवर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यस, अब अपने स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। तो ये आपका क्लास 11 का पढ़ा हुआ चैप्टर है, फिर भी कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, गैप का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। इस पे 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें बिजनेस एंड बिजनेस के ऑनर को सेपरेट मानते, इसी कंसेप्ट के कारण कैपिटल एंड ड्राइंग्स का एंट्री होता है। नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बेटा इसमें अकाउंट्स में ओनली उसी इवेंट का रिकॉर्ड करते जो मनी में मेजरमेंट हो पाता है, जो मनी में मेजरमेंट नहीं हो पाएगा उसका रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट बेटा गोइंग कंसर्न एजम्पशन, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। अकाउंटिंग का काम करते समय हमेशा सोचते हैं बिजनेस का लाइफ अनलिमिटेड है, बिजनेस का लाइफ लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि बिजनेस डिसकंटिन्यू करने वाले हैं तो गोइंग कंसर्न एजम्पशंस नहीं लगेगा। सो बेटा गोइंग कंसर्न बोलता है बिजनेस का लाइफ इंडेफिनिट पीरियड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाएगा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का ये कहना है कि बिजनेस का इतना लंबा लाइफ है, उसको एक एक साल में डिवाइड कर दीजिए, सो डेट हर एक साल का प्रॉफिट लॉस परफॉर्मेंस पता चल पाए। सो लाइफ डिवाइडेड इनटू अकाउंटिंग पीरियड, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। एक्रूअल तो बेटा आपको पता ही है, ओनली करेंट ईयर का इनकम, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस आएगा, इसीलिए फाइनल अकाउंट बनाते समय आप लोग आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को एडजस्ट करते थे। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है करेंट ईयर का रेवेन्यू को करेंट ईयर के एक्सपेंसेस से सेटअप करके प्रॉफिट लॉस निकालना। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब एसेट्स खरीदेंगे पहली बार कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो कॉस्ट पे लिखाना, कॉस्ट पे दिखाना। रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब है जब रेवेन्यू रियलाइज होगा तभी दिखाना, ऐसे अपने मन से रेवेन्यू दिखाने का नहीं है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बेटा एवरी डेबिट का एक क्रेडिट होगा, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से आया, ध्यान रखना। और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट तो बेटा एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस, इसे कहते हैं कंजर्वेटिव। प्रोवाइड फॉर लॉसेस, इग्नोर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते थे, जो जेएलपी सरेंडर्ड वैल्यू पे लिखते थे, जो इन्वेंट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लिखते थे, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 साल बाद रिडीम होगा, आज प्रीमियम दिखाते थे, ये सब कंसेप्ट था कंजर्वेटिज्म का। कंसिस्टेंसी मतलब सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आप हर एक साल फॉलो करो। इस साल एसएलएम डेप्रिसिएशन का लगाया तो हर एक साल एसएलएम लगाना, कभी जरूरत पड़े तो चेंज कर सकते हो। इन्वेंट्री मेथड इस बार फीफो लगाया तो एवरी ईयर फीफो लगाना, कंपैरिजन कर पाए, कंसिस्टेंसी कंपैरिजन। और मेटेरियलिटी कंसेप्ट मीन्स जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसे ही डिस्क्लोज कीजिए, जो रेलेवेंट है, इरेलेवेंट बातें मत कीजिए। तो आज तो मैं एग्जाम का तैयारी करने आया हूँ, 5-5 मिनट पे थ्योरी चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, पूरा रेलेवेंट बातें। सो मेटेरियलिटी कंसेप्ट ओनली सिग्निफिकेंट टर्म्स दिखाना, और साथ में एक फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट भी था। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंट्स बनाते समय मैक्सिमम डिस्क्लोजर देना, जो कहीं भी कोई भी बैठे आपके अकाउंट्स को अच्छा से समझ पाए, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। बेटा नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब रूल्स, बस इतने ही ध्यान रखना। कन्वेंशंस का मतलब होता है यूसेज, जो प्रैक्टिसेस चलते, ध्यान रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप कैग बोलना, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, सी मतलब
कंसिस्टेंसी, ए मतलब एक्रूअल, जी मतलब गोइंग कंसर्न। जब भी कोई अकाउंट्स देखता है किसी का भी, तो ये समझ लेता है कि वहां पे कैग लगा है, कंसिस्टेंसी फॉलो किए। लास्ट ईयर जो मेथड था इस बार भी वही एक्रूअल बेसिस फॉलो किए एंड गोइंग कंसर्न। तो यहाँ पे बेटा इंटर में भी क्वेश्चन आते हैं, फाउंडेशन में भी आ सकता है, ध्यान रखना what are fundamental accounting assumptions, CAG, consistency, accrual and going concern. If not followed, अगर अकाउंट्स बनाते समय गोइंग कंसर्न नहीं लगा या कंसिस्टेंसी नहीं लगा या एक्रूअल नहीं लगा तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर फॉलोड, अगर कैग फॉलो किया तो नो डिस्क्लोजर, पब्लिक को नहीं बताना है, पब्लिक सब जानती है। अगर नॉट डिस्क्लोज, अगर नॉट फॉलोड तो डिस्क्लोज। क्या बोला बेटा, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, कैग, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, गोइंग कंसर्न, इसको फॉलो किया तो बताना है, नहीं कभी नहीं, फॉलो नहीं किया तो बताना है। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब जानते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरस्टेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल क्लियर होना चाहिए, रिलायबिलिटी, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, मैटेरियलिटी, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अकाउंटिंग का काम करते समय लीगल ऑनर चाहे डैश में इकोनॉमिक रियलिटी से चलेगा, ये भी ध्यान देना। रिलेवेंस, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स के रिलेवेंट होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी, एक साल का दूसरे साल से कंपैरिजन ट्रू, फेयर एंड न्यूट्रल होना चाहिए। तो बेटा ध्यान देना, रिलायबिलिटी, न्यूट्रलिटी, अंडरस्टेबिलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इन कुछ और रेलेवेंस, इन बातों को ध्यान रखना। तो बेटा और एक है लास्ट कंसेप्ट, प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म, आपको पता ही है, फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर, कंप्लीटनेस, तो ये सब कुछ होना चाहिए है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कभी ऐसा आ जाए 5-6 का नाम लिखो तो टन 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 लिख देना। नेक्स्ट है बेटा अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेटा यहाँ पे बस 1-2 ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। पहले ही है व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ध्यान रखना अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स in preparation and presentation of financial statement. That's it. Accounting policies are specific principles and method of applying those principles in preparation and presentation of financial statement. ये बहुत important है दोस्तों, specific accounting principles and method of applying these principles in preparation presentation of financial statement। और important बेटा देखा जाता है कुछ कुछ एरिया में ना एक से ज्यादा अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होते, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसे बेटा इन्वेंट्री पढ़ा था, कभी आप फीफो लगाते हैं, कभी वेटेड एवरेज मेथड, लीफो तो सीखते हैं बट अलाउड नहीं, तो कभी फीफो कभी वेटेड एवरेज। डेप्रिसिएशन भी तो पता है बेटा, एसएलएम भी चलता है, डब्ल्यूडीवी चलता है, तो ये तो दो तो आपका सिलेबस से ही है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के भी 5 मेथड है दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। की कैरेक्टरिस्टिक्स, कभी भी हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट करेंगे ना तो ये 3 बात को ध्यान रखेंगे, एसपीएम, एसपीएम दैट इज प्रूडेंस होना चाहिए, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लीगल ऑनरशिप नहीं चाहिए, कोई एसेट मेरे पास आ गया मैं इसका लीगल ऑनर नहीं हूं फिर भी एसेट्स दिखाऊंगा, एंड मैटेरियलिटी होना चाहिए। तो ये तीनों पढ़ा था, तो आप इसको शॉर्ट में याद रखना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करते समय एसपीएम को देखना, एसपीएम को देखना, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैटेरियलिटी। क्या सर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते? नॉर्मली तो नहीं, बट 3 सिचुएशन में कर सकते, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। तो इतना आपको ध्यान रखना है बेटा इस चैप्टर से, बस कितना थोड़ा ही सा था, ये भी 5 मिनट में कवर हो जाएगा। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय एस एंड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, और भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखने का जरूरत नहीं है
बेटा अकाउंटिंग एज मेजरमेंट डिसिप्लिन में 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना बेटा, 2-3 पॉइंट पे ध्यान रखना। कौन सा पॉइंट है? यस, स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट इन अकाउंटिंग, मनी स्केल ऑफ मेजरमेंट। ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान रखना। इन अकाउंटिंग मनी इज स्केल ऑफ मेजरमेंट, नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन। मनी का ऑल ओवर वर्ल्ड एक डिनोमिनेशन नहीं है। भारत में रुपीस बोलते हैं, कई डॉलर बोलते हैं, कई पाउंड बोलते हैं। सो मनी इज नॉट स्टेबल, 1 रुपया 1 डॉलर बराबर नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। और एक छोटा सा पॉइंट और खत्म बेटा, ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे आपने क्वेश्चंस भी कर रखे होंगे, तो ध्यान रखना। 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का नाम याद रखना, इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपके स्टडी मेट पे है और आप सभी बच्चे पढ़े होंगे। सो 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। क्या क्या है? 4, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट का कहना है कि आप एसेट्स को जिस प्राइस में खरीदे हो, मोबाइल को आपने 30,000 मोबाइल खरीदा तो 30,000 दिखा दो। करेंट कॉस्ट, उस 30,000 मोबाइल का आज बाजार में वैल्यू 25 है तो 25 दिखाओ। रियलाइजेबल वैल्यू, उस मोबाइल फोन को आप बेचोगे तो आज 15,000 मिलेगा तो 15,000 दिखाओ। सो आपने 30,000 में मोबाइल खरीदा, हिस्टोरिकल कॉस्ट 30,000, आज खरीदेंगे तो 25,000 में मिलेगा। करेंट कॉस्ट 25,000, आज बेचेंगे तो खटारा हो गया, 15,000 मिलेगा तो रियलाइजेबल वैल्यू 15,000। एंड प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लो, इस मोबाइल को यूज करके फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा आपको बिजनेस में, उसका आज का वैल्यू दिखाओ, प्रेजेंट वैल्यू। तो बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली लायबिलिटीज भी, जितना पैसा मिला उतना दिखा देंगे। करेंट कॉस्ट मतलब आज जितना मेरे को पे करना उतना दिखा देंगे। सेटलमेंट करेंगे तो आज जितना देना पड़ेगा, या फ्यूचर में कितना पेमेंट करेंगे लायबिलिटीज के लिए, प्रेजेंट वैल्यू। तो बेटा लायबिलिटीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेट्स इंपॉर्टेंट है। 4 प्रिंसिपल्स, 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। थोड़ा सा अकाउंटिंग एस्टिमेट भी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको याद है अब जब अकाउंट्स बनाते थे डेप्रिसिएशन में, एस्टिमेशन ऑफ लाइफ, एस्टिमेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अकाउंट्स का काम करते समय आपको रियल फिगर पे काम करना चाहिए। कभी कभी अपने पास एग्जैक्ट फिगर नहीं रहता है, एस्टिमेशन करते, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रीमियम, प्रोविजन फॉर बैड डेट, estimation of useful life of asset, scrap value, provision for tax, this इसको कहते हैं accounting estimates। accounting estimates needed with exact measurement not possible, that is judgment, past experience। जो आपने depreciation लगाते, जो bad debt वगैरह, provisions वगैरह दिखाते, सो estimation को रिवाइज करना पड़ सकता है अगर situation change हुआ तो बेटा ये आपका था इस चैप्टर का, और मेन समरीज लगा दिया। मेजरमेंट, वाइटल और मनी ही यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। 4 बेसिस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। और मनी में मेजरमेंट करते एस्टिमेशन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के लिए होता है। तो बेटा ये आपका और एक चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। यस, नाउ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, थोड़ा सा लाइट रीडिंग लगाएंगे बेटा, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। अकाउंटिंग के बारे में जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं। कभी आ सकता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन मनी टर्म ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग। कोई भी एक डेफिनेशन देख लेंगे। यस, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, जो जर्नल वगैरह सब्सिडरी बुक बनाते हैं वो रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग मतलब वो लेजर बनाना। समराइजिंग मतलब वो ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशंस। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अकाउंटिंग का प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, ऑनर्स, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स एंड सारा इंफॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नहीं देखना। हाँ ये देखना है, लुका पेशियोली फादर ऑफ डबल एंट्री
introduced debit credit, look up actually, and stewardship accounting is the root of accounting. ये बहुत important है बेटा. social responsibility accounting, social cost and benefit. objective of accounting important है बेटा. objective of accounting systematic recording of business transaction, ascertainment of result, ascertainment financial position, provide information, नो सोल्वेंसी पोजीशन. ध्यान रखना फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी बेटा एग्जाम पे आ सकता है. मेजरमेंट करना, फोरकास्टिंग करना, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्सेस. बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में अक्सर डिफरेंस आते हैं. सो बुक कीपिंग बेटा अकाउंटिंग का काम, जो सारा रिकॉर्डिंग का काम को कहते हैं बुक कीपिंग. रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा इन ऑर्डरली मैनर प्रोसीड्यूर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग. और इससे हम लोग पीएल बैलेंस शीट वगैरह बनाते. ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रिकॉर्डिंग एंड डिफरेंस देखना है बेटा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का. सो बुक कीपिंग ओनली रिकॉर्डिंग फेज है और अकाउंटिंग समराइजिंग एनालाइजिंग. सो जहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग में जो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है उसी के बेसिस में अकाउंटिंग होता है. और अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, ओनली जर्नल बना लो. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड. नो डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन में हेल्प करता है. नो सब फील्ड, अकाउंटिंग के बहुत सब फील्ड है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. कैनॉट शो फाइनेंशियल पोजीशन, इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन. ऐसे ही बोल सकते हैं वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट. बेटा सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस तक पढ़ना है. तो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट, बस इतना याद रखना, फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट. कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड कंट्रोल कॉस्ट. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ पीपल. तो बेटा एटलीस्ट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग याद रखना. नाउ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स तो मैनेजमेंट ऑनर वगैरह रहते, और एक्सटर्नल में इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, लेंडर, सप्लायर्स, क्रेडिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट, पब्लिक. जो बिजनेस के बाहर के वाले लोग हैं सब एक्सटर्नल. यहाँ पे हम लोग ट्रू फॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा से देखना. रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, इकोनॉमिक्स के साथ भी रिलेशन है, स्टैट्स, मैथ्स, लॉ, ये नहीं पढ़ना है बेटा. लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा देख लेना है. नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड नहीं करते. बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो पास्ट पोजीशन दिखाता है, फ्यूचर नहीं दिखाता है. इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं दिखाता है. बहुत जगह एस्टिमेशन करना होता है. ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू नहीं दिखाते. दिस आर ऑल बदनामी. बदनामी तो करना किसको नहीं आता है. हाँ, एरिया ऑफ सर्विस बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटिंग का सर्विस क्या है. मेंटेनेंस ऑफ बुक, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल एडवाइस. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. आप सीए बनने जा रहे हो, सो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्रीज में, पब्लिक सेक्टर, सब जगह हेल्प करेगा. डेबिट क्रेडिट तो इसमें क्या बताना यारो. जो एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट, ये सब कुछ नहीं देखना. ट्रांजेक्शन्स वगैरह कुछ नहीं देखना. हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन पे थोड़ा ध्यान देना. एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट पे जितना भी नाम आ जाएगा ना उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. कोई भी नाम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कैपिटल, ड्राइंग्स, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पे रखिएगा. पर्सनल अकाउंट नेम, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल, प्रीपेड, सब कुछ. और रियल अकाउंट पे एसेट्स आएगा, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक. नॉमिनल अकाउंट पे इनकम एंड एक्सपेंसेस आएगा. तो ये आपको बहुत अच्छा से ध्यान रखना है. गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बेटा, पर्सनल अकाउंट पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट पे डेबिट इनकम एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड लॉसेस. डबल एंट्री का पापा है बेटा लुकअप एक्चुअली टू एस्पेक्ट्स. डबल एंट्री पे ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी मिल जाता है, ट्रायल बैलेंस टैली होता है. प्रॉफिट एंड लॉस एसेटेनेबल, फाइनेंशियल पोजीशन भी बना सकते, आप प्रिपेयर कर सकते. डिटेल अकाउंट पॉसिबल, कंपैरिजन भी पॉसिबल. जर्नल, जर्नल का बस फर्स्ट वाला पॉइंट याद रखना, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बड़े बिजनेस में इस जर्नल को स्पेशल पर्पस बुक बोलते, जो सिखा दिया गया था. जर्नल डेट वाइज होता है, नरेशंस लिखते,
इसी से लेजर बनता है। दो टाइप के जर्नल, जनरल जर्नल, ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रीज, स्पेशल जर्नल, रिपीटेटिव ट्रांजेक्शंस, कैश बुक, वो जो जर्नल सब्सिडरी बुक होता है। बेटा जीएसटी के बारे में थोड़ा सा आपको देखना है। जीएसटी सब गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स पे लगता है। जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पे भी टैक्स लगता था तो जीएसटी आने के बाद टैक्स में टैक्स नहीं लगेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव किया, ये थोड़ा ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ जीएसटी का नाम याद रखना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेटा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के अंदर सप्लाई होने से लगता है। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी इंट्रा स्टेट, तो ध्यान रखना इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा, और एक स्टेट से दो स्टेट इन्वॉल्व रहेगा तो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान देना इंट्रा स्टेट क्या होता है, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, एक ही स्टेट एक ही यूटी पे है तो इंट्रा स्टेट, इसमें सी जी एस टी एस जी एस टी या यूटीजीएसटी, और इंटर स्टेट दो स्टेट इन्वॉल्व रहेगा तो इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स। थोड़ा ध्यान रखना, जब अपन कोई माल खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं, उस पर जो टैक्स दिया उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स सरकार से पाना है, हमारे लिए एसेट होता है, डेबिट होता है, ट्रायल बैलेंस पे आपको काम पे आएगा। आउटपुट टैक्स सेल्स पे कलेक्ट किया, ये आपके लिए लायबिलिटीज है, क्रेडिट होता है, ध्यान रखना। और सेटअप वाला मैकेनिज्म अभी आपको पढ़ना नहीं। लेजर का दो पॉइंट याद रखना दोस्तों, लेजर प्रिंसिपल बुक है, प्रिंसिपल बुक है, प्रिंसिपल बुक है। और लेजर जब हम लोग बनाते हैं ना, लेजर आइटम वाइज बनता है बेटा, बट एक दो बात ध्यान रखना लेजर को लेकर। ये देखो लेजर जब अपने बनाते हैं कोई भी अकाउंट, यहाँ पे डेबिट में 1000, क्रेडिट में 200, तो डेबिट साइड हायर हो गया क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पे बैलेंस सीडी आएगा 800, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। सो इफ डेबिट साइड इज हायर वी विल गेट बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। कभी गलती से आप क्रेडिट बोल देते हो, और कभी ऐसा लेजर बना रहे हैं यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 400 है, तो क्रेडिट साइड हायर है तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड हायर है तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। इफ डेबिट साइड इज हायर विल गेट बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, यू से डेबिट बैलेंस। इफ क्रेडिट साइड इज हायर यू विल गेट बैलेंस ऑन डेबिट साइड, यू दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। और सबसे अच्छा बात याद रखना, जब लेजर बनाते ओनली एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल में बैलेंस रहता है, ये मैंने आरटीपी एमटीपी में भी डिस्कस किया था। ओनली एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल में बैलेंस रहता है, इनकम एक्सपेंसेस पे बैलेंस नहीं रहता है, ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर कर देते। तो ये ध्यान रखना लेजर पे तीन बात, प्रिंसिपल बुक्स है, कौन सा साइड का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड हायर है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड हायर है तो डेबिट बैलेंस, और साल के लास्ट में ओनली एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल में बैलेंस रहेगा, बाकी का सब अकाउंट का बैलेंस जीरो, ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। दोस्तों जरूर जरूर से आप लोग क्विक रिवीजन करके जाना।